जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। फिलहाल नमस्कार। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार। आपदा और उसके समाधान पर आधारित हमारी इस श्रृंखला के नए अंक में आपका स्वागत है। आपदाओं की बात करें तो चाहे ये प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, आपदाओं का सामना तो हमें करना है, लेकिन सच ये भी है कि तैयारी में ही है समझदारी। आज के अंक में बात भूकंप से सुरक्षा और उसकी तैयारियों की। तो भूकंप से सुरक्षा और उसकी तैयारियों पे बात करने से पहले जरा हम भूकंप को थोड़ा समझ लेते हैं, और खासकर भारत के संदर्भ में। तो जरा हम एक नक्शे के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में वो कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा खतरे के हिस्से हैं। आप ये जो लाल, गहरे लाल वाले हिस्से देख रहे हैं, चाहे पूर्वोत्तर का इलाका हो या फिर जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, उत्तरांचल का हिस्सा, गुजरात का कुछ हिस्सा, और इसके अलावा अंडमान निकोबार का हिस्सा, आप देख सकते हैं ये सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके, यानी इनको जोन 5 कहा जाता है। उसके बाद आता है ये गहरे पीले रंग का इलाका आप देख रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका है, दिल्ली, मुंबई जैसे इलाके पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ बिहार, उत्तर प्रदेश के जो सीमाई इलाके हैं वो पड़ते हैं। तो ये जोन 3 में कहे जाते हैं, जोन 4 में कहे जाते हैं, जहां पे भी बहुत भारी खतरा रहता है। फिर पीले रंग का आप जो इलाका देख रहे हैं जोन 3 में आता है, जहां गुजरात का इलाका आप देख सकते हैं, राजस्थान का इलाका, महाराष्ट्र का कुछ इलाका, केरल का हिस्सा आप देख सकते हैं कुछ, इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, तो ये जोन 3 में आते हैं। और नीले रंग का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सबसे कम खतरे वाला हिस्सा माना जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान का बड़ा हिस्सा, इसके बाद अलावा महाराष्ट्र और इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का इलाका, और ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का इलाका है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत में किन इलाकों में ज्यादा खतरा है। जरा पहले के कुछ उदाहरणों को हम सामने रखते हैं कि भूकंप कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। तो 1934 का भूकंप बिहार का सबसे भयानक माना जाता है, कहा जाता है 30,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा जो सबसे भयावह भूकंपों की अगर हम बात करें तो कुछ और उदाहरणों के तरफ नजर डालते हैं, और बिहार का उदाहरण मैंने आपको दिया। इसके अलावा गुजरात का भुज का 2001 जनवरी में जो आया था भूकंप, 20,000 से ज्यादा लोग हताहत हुए थे, ये भी विध्वंसकारी भूकंपों में से गिना जाता है। फिर महाराष्ट्र लातूर का भूकंप 1993 का माना जाता है, जहां 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके अलावा और कुछ उदाहरणों की बात करें तो असम, जहां तिब्बत में भी इसका असर पड़ा था, 15 अगस्त 1950 का भूकंप बेहद भयानक माना जाता है, 1,500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो कुछ ऐसे उदाहरण है, और ये उसमें उत्तरकाशी का भी उदाहरण है। अक्टूबर 1991 में आया था ये भूकंप, जहां 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ये कुछ बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं हैं जो पिछले 100-150 सालों में उदाहरण हमारे सामने हैं। इसके अलावा क्या मुख्य मुद्दे और क्या मुख्य बड़े सवाल हमारे सामने है? तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर किन इलाकों में लोगों को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। इसके अलावा मुद्दा यह भी है कि क्या भूकंप के बाद राहत कार्यों के लिए
कैसे बेहतर संचार और अलग अलग एजेंसियों के बीच में कैसे समन्वय बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। सवाल यह भी है कि भूकंप का लोगों और पर्यावरण पर क्या असर होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको भी समझने की जरूरत है। भूकंप के बाद किस तरह के खतरे होते हैं और उनका कैसे मुकाबला किया जा सकता है, यह भी बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। और बार बार भूकंप के झटके आते हैं, हल्के झटके आते हैं, इसका क्या मतलब है, क्या इसको लेकर भी तैयारी की जरूरत है? इन तमाम मसलों पे हम बातचीत करेंगे, अपने विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करेंगे। और यहां पे हम रुके छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इस पे विस्तार से इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी जोखिम में डाला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उद्योग, कृषि, निर्माण कार्य और दुकानों को दोबारा पटरी पर लाना अनिवार्य है। तो इस समय प्रबंधक अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं? उत्पादन शुरू होने से पहले पूरे इकाई का एक संपूर्ण ऑडिट, कारखाने के परिसर का 24 घंटे सैनिटाइजेशन, मुख्य द्वार पर हाथ धोने की सुविधा और थर्मल गन द्वारा कर्मचारियों के तापमान की जांच, कर्मचारियों को एहतियाती उपाय द्वारा अपनी सुरक्षा रखने के लिए शिक्षित करना, ज्यादा स्पर्श होने वाली सतहों को हर 2-3 घंटे में सैनिटाइज करना। अगर किसी कर्मचारी में कोरोना के लक्षण नजर आए तो उसे शीघ्र ही नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर ले जाना। हम एक समुदाय के रूप में एकजुट होकर इस महामारी से लड़कर एक स्वस्थ समाज और स्थिर अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं आपदा का सामना में भूकंप, उससे कैसे बेहतर तरीके से सुरक्षा हो सकती है और किस तरह की तैयारियां बेहतर तरीके से की जा सकती है। और इसी मसले पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमल किशोर जी, जो सदस्य हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर CVR मूर्ति साहब हैं, IIT मद्रास से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर D श्री नागेश साहब हैं, जो वैज्ञानिक हैं CSIR NGRI। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, आप तीनों का इस पूरे कार्यक्रम में। और सबसे पहले अगर कमल किशोर जी मैं आपसे जानना चाहूं, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि कौन कौन से भारत में इलाके हैं जहां ज्यादा खतरे हैं, इस लिहाज से देखें तो किस तरह से NDMA SDMA उनकी तैयारी रही है, उनके दिशा निर्देश रहे हैं, किस तरह से इन खतरों को आप लोग उसके लिए तैयारी करते आ रहे हैं? धन्यवाद। आपने जो पूछा उस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि देश का करीब 60% हिस्सा ऐसा है जहां मध्यम से तीव्र भूकंप आ सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी जानने की बात यह है कि इस 60% हिस्से में देश की करीब 75% आबादी रहती है। तो हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं उनको उनके इलाके में भूकंप आने की संभावना रहती है। तो इसको सीरियसली लेते हुए NDMAs और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं पिछले कई सालों से, करीब 15 सालों से इस चीज पर काम कर रही हैं। जो हम इस बारे में हमारे देश की तैयारी को और सुदृढ़ करना चाहते हैं, उसको मैं NDMA की तरफ से 3 चीजों में बांटूंगा। एक तो NDMA की तरफ से 2009 में ही भूकंप से बचने के लिए क्या कार्य प्रणाली हो, इस संदर्भ में एक राष्ट्रीय स्तर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका पालन सभी स्टेट्स को, सभी डिस्ट्रिक्ट्स को और सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को करना है। तो ये जो दिशा निर्देश बनाए हैं ये एक है। और दूसरा जो है, जो भूकंप की समस्या है इसमें कई डिसिप्लिन्स के लोग जुड़ते हैं। साइज्मोलॉजिस्ट जैसे अभी आप सुनेंगे श्री नागेश जी से, इंजीनियर्स जैसे आप प्रोफेसर मूर्ति से सुनेंगे, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स। तो इन सबको कैसे लाया जाए और इन सबको कैसे एक दिशा में दिशा दी जाए जिससे सब लोग मिल करके जो इनका अलग अलग रोल है वो अदा करें और हमारे देश को भूकंप से सुरक्षित बनाने का काम करें। तो इसके लिए हमने कई और डिटेल दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे मिस्त्रियों की कैसे ट्रेनिंग हो, मेसन्स मैनुअल,
हमारे देश के मैप्स जो हैं उनको कैसे हम साइंटिफिक नॉलेज को यूजेबल, एक्शनेबल, उसको उपयोगी बनाएं, जिससे कि जो लोग भवनों का निर्माण करते हैं उसको समझ के उसको कार्यान्वित कर सकें। और तीसरा काम जो हम करते हैं वो है कैपेसिटी बिल्डिंग का, जैसे मेसन्स की ट्रेनिंग कराना। अभी हम IIT बॉम्बे और कुछ और संस्थानों के साथ मिलकर के कोर्स मटेरियल तैयार कर रहे हैं कि जो हर एक छात्र जो सिविल इंजीनियरिंग का है वो कम से कम कुछ नॉलेज जो है अच्छे तरीके से समझ के निकले वहां से भूकंप रोधी भवन निर्माण के बारे में। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का एक बड़ा काम है, हम उसमें एक प्रिपेयर्डनेस का भी काम है, जो मॉक ड्रिल, मॉक एक्सरसाइजेस का अभी तक जब से एनडीए में बनाया करीब 700 मॉक एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं। ये सिर्फ भूकंप के संदर्भ में नहीं, ये और आपदाओं के संदर्भ में भी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा संख्या जो एक ऐसी है जो भूकंप आएगा तो हमारी जो बचाव एजेंसियां हैं, जो रिस्पांस एजेंसीज हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, फायर सर्विसेज हो, आर्म्ड फोर्सेज हो, कैसे मिलकर के वो रिस्पांस करेंगे। तो इस बारे में भी कैपेसिटी बिल्डिंग पे एनडीए में और एसडीए में काम करती रही हैं। आगे भी हम आपसे विस्तार से इसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे। डॉक्टर CVR मूर्ति साहब, हमें ये बताएं कि जो बात कमल किशोर जी ने कही कि किस तरह से चाहे वो बिल्डिंगों का निर्माण हो या अन्य ढांचागत चीजों का निर्माण हो, इसको लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है, दिशा निर्देश है। लेकिन समस्या यह है कि जो पहले से बने हुए हैं और क्या उनकी उस तरह की क्षमता है, इस परिस्थिति से कैसे निपटा जा सकता है? जी प्रकाश जी नमस्कार। जी नमस्कार। जो प्रश्न आपने उठाई है, जो स्थित इमारत है इसकी कैसे हमें इसकी सुरक्षा कैसे जांच करें इसकी, इस विषय में हमें 5 मुद्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला है स्थल या जमीन जिस पे ये इमारत खड़ी हुई है। दूसरा है मिट्टी और उसकी जो नींव है कैसे बनाई गई है। तीसरा वास्तु के दृष्टिकोण से क्या ये सरल और हल्का है कि नहीं। चौथा ये जो संरचना है ये आपदा अवरोधक विशेषताएं इनमें सम्मिलित हैं कि नहीं। और पांचवा है कि जो निर्माण सामग्री और निर्माण तरीके उसमें इस्तेमाल किए गए हैं और जो भवन है उसकी आयु क्या है और उसकी रख रखाव कैसे रही है। तो ये सब जांचने के लिए हमें एक क्षमतापूर्वक संरचनात्मक इंजीनियर की जरूरत है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर कहते हैं, जो दोनों दृष्टिकोण से, गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण से इनकी जांच करे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे बिल्डिंग इमारत पुरानी होती जाती है वैसे वैसे खतरा बढ़ता जाता है, अगर वो उस जोन में है जहां पे ज्यादा खतरा हो सकता है भूकंप के। तो मूर्ति साहब, आपकी आवाज जी आप सुन पा रहे हैं? मूर्ति साहब, डॉक्टर मूर्ति, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है। अच्छा ठीक है, हम उसको ठीक करेंगे। अब जब तक डॉक्टर श्री नागेश उनके पास चलते हैं। डॉक्टर श्री नागेश, जो आंकड़े बता रहे थे जब मैं इस पूरे विषय पे शोध कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो ये जानकारी मिली कि हर रोज हजारों की संख्या में भूकंप आते हैं जो रिक्टर स्केल पे 2 या उससे कम होते हैं, और इसके अलावा और भी इससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप हर रोज आते हैं, कई तो महसूस भी नहीं होते। तो कैसे इसको आप बताएंगे, कैसे इसके लिए भी तैयारी क्या करनी चाहिए, और जो अब हल्के झटके ऐसे भी आते रहते हैं जिनको हम महसूस भी कर पाते हैं, हालांकि उससे कुछ नुकसान होता नहीं, तो कैसे इन परिस्थितियों को देखते हैं आप और इसके लिए कैसे तैयारी की जा सकती है? जो भूकंप, नमस्कार प्रकाश जी, नमस्कार। ये जो भूकंप आपने तो कहा, जो सूक्ष्म भूकंप, माइक्रो अर्थक्वेक्स होते हैं, छोटे छोटे मैग्नीट्यूड के तीव्रता की जो भूकंप आते हैं, इसकी विशेषता यही है कि निरंतर जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, दबाव जो जनरेट हो रहे हैं प्लेट्स के अंदर, और वो जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो स्ट्रेन एनर्जी के रूप में निकल जा रही है। छोटे छोटे भूकंप आने से क्या होता है, स्ट्रेस एक्यूमुलेशन जो होता है वो फॉल्ट्स या क्रैक्स, ये लिगामेंट्स के साथ, वहां से जो ये एनर्जी उष्ण जो निकल जाती है वो छोटे भूकंप के रूप में होता है। ये माइक्रो अर्थक्वेक साधारण आप जब देखेंगे, आप जैसे फ्रीक्वेंसी के बारे में बोल रहे थे कि हर दिन कितने होंगे, बिल्कुल 1 साल के अंदर 2 तीव्रता से जो होंगे भूकंप करीब करीब 2 लाख के आसपास होंगे, 2 लाख ऑल ओवर द ग्लोब। यदि हम 8 मैग्नीट्यूड या 9 मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, वो हर 20 साल 40 साल के पर्यंतर आपको 1 मिलेगा वो।
सो दैट मीन्स ये तो बड़ी तीव्रता की जो भूकंप आते हैं काफी सालों के बाद आते हैं और हर वक्त वही जगह नहीं आती है। सो दिस इज वन थिंग हमको याद रखना है, ये छोटे भूकंप जो आ रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी रिलीज हो रही है और ये अच्छा भी है क्योंकि वो बड़े भूकंप के तीव्रता के रूप में इट इज नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टेड। जी बिल्कुल, तो छोटे छोटे भूकंप एक तरह से अच्छी बात है और इस बात को समझने की जरूरत है। और कमल किशोर जी, भूकंप के पहले की तैयारियों की तो बात होती है, भूकंप के बाद की परिस्थितियों के लिए क्या एनडीएमए और एसडीएमए उन लोगों की क्या रणनीति होती है और उसको लेकर क्या उस तरह की अलग अलग एजेंसियों के बीच में जो समन्वय है वो एक बड़ा मुद्दा देखने को मिलता रहा है। कैसे आप देखते हैं जो पोस्ट अर्थक्वेक का जो पूरा सिनेरियो है? देखिए, इसमें तीन चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है या स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसकी कितनी भी तैयारी हो, भूकंप जब आता है तो वहां पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो जो अफेक्टेड लोग होते हैं, जो अफेक्टेड गांव हैं जहां भूकंप आया है, शहर है, वहां के जो लोग हैं, वहां का जो समुदाय है, सबसे पहला रिस्पॉन्स उन्हीं का होता है। बिल्कुल। तो भूकंप के बाद की रणनीति में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो भागीदारी है वो उन लोगों की होनी चाहिए। उनको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि जब धरती हिले तो हमें क्या करना है। हम अर्थक्वेक सेफ्टी में एक चीज समझाते हैं जिसको बोलते हैं ड्रॉप, कवर एंड होल्ड, कि अगर भूकंप आए तो आप नीचे झुकें, किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे छुपें और उसको पकड़ लें। ड्रॉप मतलब नीचे झुके, अपने आप को कवर करें और अपने एक जगह पे बैठे रहें ताकि जो चीजें गिरें उससे आपके सिर को, आपके शरीर को नुकसान ना हो। क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि भूकंप में भवन गिरने से ज्यादा जो भवन के आसपास चीजें गिर रही हैं उससे चोट लगने से लोगों को ज्यादा चोट लगती है और जाने भी जाती है। तो ये और इसके अलावा जब वो झटके रुक जाएं तो क्या करना है, कैसे जो है सबका काउंट लेना है कि कौन कौन अभी अंदर है, कौन बाहर है और क्या किस तरह से सुरक्षित तरीके से निकाला जाए। तो पहला तो ये कि स्थानीय स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे, एक कम्युनिटी के स्तर पे जागरूकता हो कि क्या करना है जब भूकंप आता है तो। और दूसरा जो है वो है जो लोकल रिस्पांस फोर्सेस हैं। लोकल रिस्पांस फोर्स मतलब फायर सर्विस, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, ये लोग मिलकर के कैसे कम्युनिकेशन रहेगा उनका, कैसे आप जो स्थिति का जायजा लेंगे, कैसे वहां पे इमीडिएट रिस्पांस पहुंचाया जाएगा। तो ये हुआ दूसरा स्तर। और तीसरा स्तर हुआ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का। पिछले 10 सालों में हमने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में सर्च एंड रेस्क्यू, अर्थक्वेक, कोलैप्स, स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू, एक स्पेशलाइज्ड चीज है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, कुत्तों की स्क्वाड जो कुत्ते सूंघ करके ये पता लगा सकते हैं कि नीचे कौन दबा हुआ है, कहाँ दबा हुआ है, जिससे और उसको फिर कंक्रीट को कैसे, कंक्रीट या कोई भी और बिल्डिंग मटेरियल हो उसको सेफली कैसे काट करके लोगों को बाहर निकालना है, इस बारे में भी। सो ये तीन चीजें सामुदायिक स्तर पे, लोकल रिस्पांस एजेंसीज और एनडीआरएफ की स्तर पे, इस तीन स्तर पे हमारी तैयारी रही है। जी निश्चित तौर पर। डॉक्टर श्री नागेश, एक बात जो मोटे तौर पे दिखाई देती है कि हिमालय रेंज जो है, हिमालय से जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं, खतरा वैसे वैसे जो जोन वाइज है वो कम होता जाता है। इसका क्या मतलब है और क्या ये एक तरह से राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारी है और हर एजेंसी की भी, आपको लगता है कि उस जोन को लेकर, जिस भूकंप जोन में हैं उसको लेकर वो तैयारी रहे और जो नई बिल्डिंगें या जो कुछ भी नया बन रहा है उसको लेकर विजिलेंट रहें? क्या ये हम कह सकते हैं मोटे तौर पे? आप जैसे प्रश्न पूछा है, इसके दो उत्तर है। एक होता है जो प्लेट बाउंड्री, जो हिमालय पर्वत जो शिखर खड़े हुए हैं वो प्लेट बाउंड्री है। इट्स वो कॉन्सिक्वेंस दो प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की कोलिजन के वजह से ही हमको यहाँ दबाव बढ़ी है और हमको हिमालय पर्वत उत्पन्न हुए हैं। वहां बड़े भूकंप आते हैं 7 मैग्नीट्यूड से बड़े वाले, जैसे हम 120 साल, जैसे आप कह रहे थे, लास्ट 120 ईयर्स में देखेंगे आप 5
बड़े भूकंप आए अलग अलग जगहों पर। ठीक है। जब आप प्लेट इंटीरियर में आते हैं, दबाव कम होते रहती है और मैग्नीट्यूड तीव्रता भी कम होती रहती है। मगर एक बहुत बड़ी चीज हमको यहाँ ध्यान रखनी है, जो साइस्मोलॉजी हम बात कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो सिर्फ पिछला 70 साल की है, 70 नहीं 60 साल की है, और हमने सूक्ष्म भूकंप से लेके बड़े भूकंप को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये नहीं है कि भूकंप हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये नहीं कह सकते कि वहां भूकंप नहीं आया होगा हजारों साल पहले। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसा 1993 किलारी अर्थक्वेक, एक वेकअप कॉल था। सब लोग सोचते थे कि डेक्कन प्लेटो सबसे स्टेबल पार्ट है, भूकंप से सुरक्षित है, मगर क्या हुआ 1993 में ये बताया कि भूकंप आया है। जब पेलियोसेस्मोलॉजिकल स्टडीज किए गए हैं, ये पता चला कि हजारों साल पहले भी वहां भूकंप आ चुके हैं। मगर एक ही होता है, जो 7 या 8 मैग्नीट्यूड की तीव्रता जो आती है प्लेट बाउंड्री में, जैसे अंडमान निकोबार सुमात्रा सबडक्शन जोन में, इंडो बर्मी सार्क जैसे नॉर्थ ईस्ट ईशान्य राज्यों में, यहाँ जो हम हिमालय पर्वत में देखते हैं, उस मुकाबले में जब हम पेनिनसुलर शील्ड माने जो हम अंदर आएंगे, साउथ में आएंगे, उतनी तीव्रता नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा अभी तक हमने जो इंस्ट्रूमेंटली रिकॉर्ड किए हैं वो 6.5 तीव्रता से हमने रिकॉर्ड किया। बिल्कुल। और आपने ये भी बोला है कि राज्य सरकारों को यदि भूकंप आया नहीं आया है, ये सतर्क होना चाहिए कि बिल्ट इन एनवायरनमेंट को साइस्मिक कोड, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 1893 2016 जो कोड है अभी फिलहाल रिवाइज हुई है, उसको दे शुड लेटर एंड स्पिरिट में उसको अडॉप्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, हमको अवेयरनेस भी क्रिएट करना है कि लोगों में कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स आर अ नेसेसिटी। डॉक्टर मूर्ति, इमारतों की बात हम कर रहे थे आपसे, आपने बड़े विस्तार से समझाया भी हमें। एक जो नया फिनोमेना है वो है कि हम देख रहे हैं कि अब बड़े शहरों में तो था ही पहले से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची इमारतों का कंस्ट्रक्शन। अब हम देख रहे हैं छोटे शहरों, टाइप बी, टाइप 2C शहरों में भी हम देख रहे हैं, छोटे शहरों में भी बड़ी बड़ी इमारतें बनने, रिहायशी इमारतें बनाने का ट्रेंड अब सामने आ रहा है। तो इससे आपको लगता है कि क्या चुनौतियां बढ़ गई हैं, या अगर जो तमाम दिशा निर्देशों का पालन किया जाए तो बड़ी इमारतें भी चुनौती नहीं रहेंगी इस लिहाज से? कैसे इसको आप इस सिनारियो को देखते हैं? जी, भूकंप का जो आपदा है, ये खास करके जो भवन निर्माण है, इसकी संरचना ठीक से नहीं होने के कारण से ही होती है। हमारा आपदा बेहद हम इसको कम कर सकते हैं अगर हमारी जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है बिल्डिंग्स की, ये जो अभी श्री नागेश साहब कहे हैं कि ये हमारे मानकों के अनुसार ही, और जो हमारे स्थित इतने सारे हम निर्माण ऑलरेडी खड़ा कर चुके हैं, तो इनको हमें तुरंत जल्द से जल्द इनकी मरम्मत होनी चाहिए और मजबूती भी उनकी बढ़ानी चाहिए। ये अनिवार्य है हमारे लिए। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो हमारे मकान मालिक हैं, ये 5 काम करें। पहला है कि वो एक क्षमता पूर्वक स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो संरचना देखते हैं वो उनका नियुक्त करें ताकि वो काम शुरू करें। और ये इंजीनियर साहब जो हैं, ये इंजीनियर साहब अपना मूल्यांकन मात्रात्मक रूप से जांच करें इन बिल्डिंग्स की, और उसके आधार पे इनकी मजबूती बढ़ाने की, मरम्मत कैसे करने की उपाय भी बताएं हमें। ये तीसरी बात है। अभी हमें पहले नगर पालिका से अनुमति लेनी है कि हम इन भवनों का मरम्मत करने वाले हैं, और फिर एक ठेकेदार को पकड़ के इनका जो मरम्मत इन्होंने बताई है, हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने बताई है, उसको अमल करने का पूरा जी जान से प्रयास करेंगे। और स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी जुड़े रहेंगे जब ये काम होती रहेगी। और अंत में जब ये बन जाती है तो फिर से एक बार नगर पालिका से हमें अनुमति फिर लेनी पड़ती है। तो पूरे अगर देखें हम काम में, तो जो निर्माण खड़े हैं, चाहे वो 1 मंजिल की, 2 मंजिल की हो या बहुमंजिल की हो, या बहुत ऊंचे इमारत है, मुख्य रूप से पूरा दबाव जो है इंजीनियरिंग जो उसमें लगी है उस पे जाती है। ठीक है। अगर हम मानकों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसको समझ के उसके अनुसार हम उसका आंकलन करें, तो हमारी ये क्षति जो है बहुत 90% जो है कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसी भी बातें हैं जो सीधी सादी बातें हैं जो तुरंत हमें अमल कर ही लेना चाहिए, चाहे वो कंक्रीट के इमारत हो या 1-2 मंजिल के ईंट और मेसनरी के इमारत हो, दोनों में।
सरल जवाब हैं हमारे पास। जी बिल्कुल। कमल किशोर जी, पिछला जो हमारा अनुभव है बड़े भूकंप का, वो जो भारत नेपाल सीमा पे आया था, नेपाल में भारी तबाही हुई थी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसके बाद भी कई बड़े भूकंप देखने को मिले। जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, किस तरह से इससे सीख लेते हैं हम? क्या उसके हिसाब से जो गाइडलाइंस है उसमें बदलाव भी होता है? नए नए उपकरण भी सामने आते रहते हैं, तो कैसे इंडिया में इन अनुभवों का फायदा लेता है और कैसे इस पे काम करता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है उससे हमें ये सीखना चाहिए कि एक दशक में या 15 सालों में अगर हम अभी से ये प्रण लें कि आज से जो भी नया भवन बनेगा वो हमारे मानकों के हिसाब से बनेगा, तो हम स्थिति को बहुत ही बड़े तरीके से सब तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि चिले कोई विकसित अमीर देश नहीं है, वो भी एक विकासशील देश है। उनके भी चुनौतियां हमारी चुनौतियों जैसी हैं। लेकिन अभी पिछले 1.5-2 साल पहले एक बड़ा भूकंप आया, मेरे ख्याल से 7.7 रिक्टर स्केल पे बड़ी तीव्रता का भूकंप आया। लेकिन उस भूकंप में जो वहां नुकसान हुआ, जितने नुकसान की अपेक्षा थी उससे बहुत कम हुआ। अगर हम और आपदाओं में, जैसे कि हमने चक्रवात से जान बचाने में इतनी सफलता हासिल की है, तो यही काम हम भूकंप पे भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो काम करती है वो तो करती ही है, लेकिन इसमें जन जन की भागीदारी चाहिए। हम कितने भी कोड बना लें, कितने भी कानून बना लें, लेकिन जब तक इसकी सोशल डिमांड नहीं होगी, तो मैं आपके दर्शकों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप जब भी एक भवन बनाने में, नया भवन खरीदने में, नया घर खरीदने जाएं, तो इस बात की डिमांड करें कि वो भूकंप रोधी है कि नहीं है। देश के 75% लोग जो हैं वो भूकंप वाले इलाके में रहते हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करें कि वो एक सुरक्षित घर में रह रहे हैं। मुझे लगता है अभी प्रोफेसर मूर्ति ने बताया कि भवनों को सुदृढ़ किया जा सकता है। जो भवन बन गए हैं उनको सुदृढ़ करने में मेरे ख्याल से 20%, 30% खर्चा आएगा। लेकिन जब आप भवन शुरू में बना रहे हैं और उसको आप अगर भूकंप रोधी बनाएंगे, तो जो आपको जो एक्स्ट्रा लागत लगेगी वो 5 से 10% के बीच में लगेगी। ठीक बात। तो ये जो है, ये इकोनॉमिक्स भी है इसके अंदर। ये बहुत ही समझदारी की बात होगी कि आप इस चीज की डिमांड करें कि आप जो भी घर खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, वो भूकंप रोधी हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है, जैसा आपने भी कहा कि देश के 60 से 75% जो लोग रहते हैं वो भूकंप आने वाले इलाकों में रहते हैं, यानी किसी न किसी तरह का खतरा रहता है। तो जब भी आप मकान खरीदने जाएं, फ्लैट खरीदने जाएं या घर बना रहे हों, जरूर इस बात की तस्दीक करें कि क्या उसमें जो भूकंप को झेलने वाले जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन किया गया है या नहीं। तो फिलहाल इसी संदेश के साथ आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कमल किशोर जी आपका, प्रोफेसर CVR मूर्ति साहब, डॉक्टर D श्री नागेश जी, बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपदा के सामना में आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हमने चर्चा की। उम्मीद करेंगे कि ये संदेश आम लोगों तक भी पहुंचेगा। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और विषय के साथ। नमस्कार। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता